हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम लेसन 10 मूल निवासियों का विस्थापन डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल चैप्टर करने जा रहे हैं। इसका आज हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटे आपको इंडिजिनस यानी मूल निवासी कौन होते हैं इसका मीनिंग पता होना चाहिए। मूल निवासी वो लोग होते हैं जो उस देश के इनहैबिटेंट होते हैं, यानी उसी देश के निवासी होते हैं जहाँ उनका जन्म होता है, वहीं वो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो उन लोगों को वहाँ के मूल निवासी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे हम लोग हैं, हमारा जन्म इंडिया में ही हुआ है, तो हम यहाँ के मूल निवासी हैं, इंडिजिनस पीपल हैं। अगर हम जाकर अब कनाडा या इंग्लैंड में सेटल हो जाए तो हम वहाँ के मूल निवासी नहीं होंगे। ऐसे ही अगर कोई इंग्लैंड से या किसी और कंट्री से हमारे देश में आकर सेटल हो जाए तो वो यहाँ का मूल निवासी नहीं है। यानी मूल निवासी वो होते हैं जो जिस देश में पैदा होते हैं, वहीं बड़े होते हैं, उन लोगों को कहते हैं। तो बेटे इस चैप्टर में हम ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मूल निवासियों के बारे में पढ़ेंगे कि उनको किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ ने उनको अपने ही देश से डिस्प्लेस कर दिया था, उनको विस्थापित कर दिया था। तो इस चैप्टर में हम यही करने जा रहे हैं, इसी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। बेटे इससे पिछले वाले लेसन था आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हमने ये देखा था कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो सबसे पहले यूरोप में आई थी। हमने देखा था कि वहाँ पर इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड जैसे देशों में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो उनको अपने तैयार माल को बेचने के लिए और कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल को लेने के लिए ऐसे कंट्रीज़ की ज़रूरत पड़ी जहाँ पर उन्हें ये उनके मोटिव्स जो हैं वो सॉल्व हो सके, यानी कि उनका रॉ मटेरियल भी मिल जाए और उनका जो तैयार सामान है वो भी आसानी से बिक जाए। तो इसलिए इन्होंने अफ्रीका और एशिया जैसे देशों में तलाश करनी स्टार्ट कर दी और बस यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है साम्राज्यवाद की, यानी मीनिंग ऑफ इम्पीरियलिज्म। साम्राज्यवाद का मतलब होता है जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश को अपना गुलाम बना लेता है तो उसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है, तो इम्पीरियलिज्म इज़ ए प्रोसेस इन विच ए कंट्री establish its economic and political control over any other country. The main feature of imperialism is colonial exploitation. One of its another feature is to establish strict control over colony by the imperial country. तो बेटे जो पावरफुल कंट्री होता है उसको हम इम्पीरियलिस्टिक पावर कहते हैं और जो इस देश पर वो कंट्रोल करता है उस देश को कॉलोनी कहते हैं, यानी उपनिवेश कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया जो था वो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की कॉलोनी था और इंग्लैंड जो था वो एक इम्पीरियलिस्टिक पावर था। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग कंट्री को इम्पीरियलिस्टिक पावर कहेंगे और जो उसके अंडर है, उसका गुलाम है, उसको कॉलोनी कहेंगे। तो इस तरीके से बेटे जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ थे, इन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों को अपना गुलाम बना लिया, यानी अपनी कॉलोनीज़ बना ली। तो अब आता है कि ये विच सर्कमस्टेंसेस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंस ऑफ इम्पीरियलिज्म, यानी साम्राज्यवाद का उदय क्यों हुआ था। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रहा, जो कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, कच्चे माल की प्राप्ति तथा भारी मात्रा में तैयार माल को बेचने के लिए जो ये वेस्ट के इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री थे, यानी यूरोप के जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री थे, इन्होंने साम्राज्यवाद की नीति अपनाई। जो ट्रांसपोर्टेशन था और कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट हुई,
इस सब ने भी जो था साम्राज्यवाद को फैलाने में यानी इम्पीरियलिज्म को फैलाने में बहुत हेल्प की थी। ठीक है, तो जिन कंट्रीज़ ने साम्राज्यवाद को स्पेशली स्प्रेड किया था, इनकरेज किया था, वो कंट्रीज़ थे ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, पुर्तगाल एंड स्पेन। ये कंट्रीज़ बेटे आपने याद रखने हैं, ये आपको 2 मार्क्स में आ सकता है कि कौन से कंट्रीज़ थे जिन्होंने इम्पीरियलिज्म को इनकरेज किया था। तो आप बोलोगे ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, पुर्तगाल एंड स्पेन। इसके बाद हम देखते हैं कि साम्राज्यवाद को प्रेरित करने वाले मुख्य कारक कौन से थे। द मेजर मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर कॉलोनियलिज्म कौन से थे। तो हम बताएंगे कि जो दक्षिण एशिया था, वहाँ की जो व्यापारी कंपनियाँ थी, इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर जो थी वो इस्टेब्लिश कर ली थी। ठीक है, इन्होंने स्थानीय शासक यानी जो लोकल किंग्स थे उनको हरा दिया और उन अपने साम्राज्य का जो था उन्होंने विस्तार कर लिया। उन्होंने न्यू जो थे एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था उसको भी एडॉप्ट कर लिया और उन्होंने लैंड ऑनर्स से जो थे वो टैक्स वसूल किए। इन्होंने उस देश के व्यापार को भी अपने फ़ायदे के लिए मोड़ लिया और इन्होंने वहाँ पर माइंस जो थी वो एक्सक्वेट करवाई। बड़े बड़े जो थे प्लांटेशन के जो बड़े बड़े बागान थे, जैसे चाय कॉफ़ी के बागान थे, वो इन्होंने यहाँ इस्टेब्लिश करवाए। ठीक है, फिर आप बताओगे कि दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपियन लोग जो थे वो लंबे समय तक कोस्टल एरियाज़ के में ट्रेड करते रहे। ठीक है, सिर्फ साउथ अफ्रीका को छोड़कर बाकी सारे अफ्रीका में जो यूरोपियन लोग थे ना, ये जो कोस्टल एरिया थे उनके साथ ट्रेड करते रहे। लेकिन 19वीं सेंचुरी के लास्ट में अफ्रीका के ये भीतरी भागों में जाने का साहस कर सके। ठीक है, तो बाद में ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, इन्होंने अफ्रीका के कंट्रीज़ को आपस में डिवाइड कर लिया और कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। अब अगला क्वेश्चन है कि ये यूरोपियन लोग जो थे अमेरिका में बसने के लिए क्यों आए थे। ट्रेडर्स तो आए ही थे, ट्रेडर्स का तो बात हमें समझ में आती है कि वो व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन ये उस देश के जो इनहैबिटेंट थे यानी यूरोप के जो लोग थे वो अमेरिका में क्यों सेटल होना चाहते थे। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से समझना। बेटे क्या हुआ था कि 17वीं सेंचुरी में यूरोपियन व्यापारी नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ कोस्टल एरिया में आकर जो थे वो सेटल हो रहे थे। और क्यों हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उनको फ़िश और जो रोएदार खाल थी उसके बिजनेस के लिए आए थे। ठीक है, और यहाँ के जो लोकल पीपल थे उन्होंने इस काम में उनकी हेल्प की थी। लेकिन थोड़े टाइम बाद, व्यापारियों के बाद, यूरोप के जो आम लोग थे वो भी अमेरिका में सेटल होने के लिए आने लग गए। क्यों आने लग गए, क्योंकि ये लोग धार्मिक उत्पीड़न के शिकार थे। ये धार्मिक उत्पीड़न बेटे क्या होता है। धार्मिक उत्पीड़न का मतलब होता है कि यहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्ट में काफ़ी इंटरफेरेंस, काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी। बेटे ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियन रिलीजन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ प्रोटेस्ट एंड सेकेंड इज़ कैथोलिक। जो एंशियंट क्रिश्चियनिटी है, जो पुराना ईसाई धर्म है, वो कैथोलिक को मानता है और जो न्यू है वो प्रोटेस्ट को मानते हैं। तो जिन कंट्रीज़ में कैथोलिक लोग ज़्यादा रहते थे उन्होंने प्रोटेस्ट लोगों के साथ गलत बिहेव किया। दैट्स वाई ये प्रोटेस्ट क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग अमेरिका में आकर सेटल हो गए। और जो प्रोटेस्ट कंट्रीज़ थे यानी जिन कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट क्रिश्चियनिटी थी वहाँ पर कैथोलिक के साथ गलत बिहेव हो रहा था, तो वो कैथोलिक्स जो थे
वो उनसे परेशान होकर अमेरिका में सेटल हो गए। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बेटे क्या हुआ कि ये जो लोग थे, यहाँ पर खाली ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उनको सेटल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। परंतु धीरे धीरे वे महाद्वीप के आंतरिक भागों में मूल निवासी जो यहाँ के इनहैबिटेंट थे उनके विलेजेस की ओर बढ़ने लग गए। ठीक है। और इन्होंने अपने लोहे के औजारों द्वारा, यानी ये आयरन टूल्स यूज़ करते थे, उसके द्वारा ये जंगलों को साफ करके उन्हें खेतों में बदल रहे थे। और जबकि यहाँ के जो लोकल लोग थे अमेरिका के, वो जंगलों को अपना घर मानते थे। वो जंगलों को साफ करने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, जंगलों को काटने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। जबकि यूरोपियन लोग उनको काट कर जो थे वो खेतों में, फील्ड में चेंज करते थे। तो कहते हैं कि अमेरिका के जो तीसरे राष्ट्रपति थे जेफरसन, उनका एक सपना था। वो सपना क्या था? वो सपना था कि उनका देश छोटे छोटे फील्ड्स में डिवाइड हो और वहाँ पर यूरोपियन लोग जो हैं सेटल हों। परंतु यहाँ के जो लोकल इनहैबिटेंट्स थे वो जेफरसन की इस दृष्टिकोण को जो था वो समझ नहीं पाए थे। तो आज का पार्ट बेटे इतना ही है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम देखेंगे कि यूएसए में किस तरीके से ये पानी में रहने वाले लोग जो थे यूरोप के जो लोग थे वो किस तरीके से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आकर सेटल हो गए। तो ये नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बेटा। हैव ए नाइस डे।